व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अब बारी आ चुकी है रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने की। तो इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इनको ध्यान से देख लो। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी रात को 9 बजे, उसके अंदर हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और करेंगे। लगभग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो हैं और ये लगभग 30 रीजन असर्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से देख लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लेना और आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी सवाल नंबर 1 के साथ। क्या दिया हुआ है हमारे पास? सबसे पहले असर्शन दिया हुआ है इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर। किस चीज का एक्सपोर्टर? प्राइमरी प्रोडक्ट का, बिल्कुल सही है। एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स का, ये भी बिल्कुल सही है। बिकॉज, हमेशा बिकॉज लगा लिया करो। क्यों बना था? क्योंकि द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, the composition and volume of India's foreign trade। बिल्कुल सही है, सही बात है ये। तो दोनों सही हो जाएंगे। both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। डन है सर। अगले पे चलते हैं, चलो भाई जल्दी से। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्यूज कैनाल इंटेंसिफाइड ब्रिटेन्स कंट्रोल। इंटेंसिफाइड का मतलब और ज्यादा बढ़ा दिया ब्रिटेन का कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। बात तो सही है। बिकॉज द यूरोपियंस नो लॉन्गर हैड टू ट्रेवल अराउंड अफ्रीका टू रीच इंडिया। बिल्कुल सही, जस्टिफाइड रीजन है, करेक्ट रीजन है इसका ये। क्योंकि अब जो यूरोपियंस हैं उनको घूम के नहीं आना पड़ता था अफ्रीका से टू रीच इंडिया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन सर। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है बच्चों, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज कोर्सिवली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। कोर्सिवली का मतलब होता है फोर्सफुली, कि जबरदस्ती कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया था। बिल्कुल सही है, ये बात करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2, द एम ऑफ कमर्शियलाइजेशन वाज टू सपोर्ट द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। और एम क्या था? ब्रिटिश इंडस्ट्री को सपोर्ट करना था। ये भी बिल्कुल सही है। इंडियन इंडस्ट्रीज से उन्हें कोई मतलब नहीं था, उनका एक ही पर्पस था, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ए इसका ऑप्शन बन जाएगा। अगला है स्टेटमेंट बेस्ड। जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू एंश्योर प्रॉपर कंट्रोल ओवर रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। यस, बिल्कुल जमींदारी सिस्टम इसीलिए बनाया गया था ताकि हर प्रोड्यूस पे, हर प्रोडक्शन पे उनको एक फिक्स्ड अमाउंट आती रहे। सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, जमींदार्स वर गिवन फुल फ्रीडम टू कलेक्ट एंड कीप द रेंट कलेक्टेड बाय देम। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जमींदार्स को फ्रीडम था, लेकिन उनको पहले पैसे में से कुछ हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था, बाकी वो अपने पास रख सकते थे। तो ये तो गलत हो गया सर। स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ए ही इसका ऑप्शन बन जाएगा। सही है सर। 5th पे चलते हैं, आ जाओ। 5th क्या है? असर्शन रीजन है, इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केयर लैंड रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज्ड विद इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है। ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे आप अच्छी टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन farmers produce far larger quantities of food grains that was possible earlier on the same piece of land। बिल्कुल सही है। फार्मर ने प्रोड्यूस किया था बहुत ज्यादा क्वांटिटी फूड ग्रेन का, जो कि पहले प्रोड्यूस होता था सेम पीस ऑफ लैंड पे। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। परफेक्ट हो गया सर। आओ 6th पे चलते हैं। 6th क्या है? असर्शन में क्या लिखा है हमारे पास? In a capitalist economy, the private entities own resources, whereas in a socialist economy, resources are owned by the state। ये तो बात सही है। Because in socialist economy, it is assumed that government knows the exact needs of the people। Socialist economy में हम ये assume करके चलते हैं कि सरकार exact need जानती है किसकी? लोगों की। अब बात तो ठीक है यार, लेकिन ये इसका कोई रीजन नहीं बन रहा खास। तो हम लोग बोलेंगे बी पार्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। सोशलिस्ट में ऐसा होता है कि सरकार अच्छे से समझती है सारी चीजों को, लेकिन उसका पहले वाले से कोई लिंक नहीं बन रहा। तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
ए। स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों साथ साथ। चलो भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग चेक कर लो कि क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। आ जाओ जी, सबसे पहला देखते हैं, सब्सिडीज डू नॉट ऐड एनी बर्डन ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन। गलत है भाई, कैसी बात कर रहे हो, सब्सिडीज से बर्डन तो पड़ता ही है भाई, पैसा देगी सरकार तो बर्डन तो आएगा, तो ये तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स कहाँ पे लिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स यहाँ पे दिया हुआ है, या ये होगा बोथ आर फॉल्स या 1 इज फॉल्स, तो बी और डी में से एक होगा। सेकंड देखते हैं, कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडीज में वायलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सही है यार, रिमूवल नहीं कर सकते बेटा, हमें सब्सिडीज देनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखो जो गरीब है वो कैसे ऊपर उठेगा, तो उसको सब्सिडीज तो चाहिए, तो कंप्लीट रिमूवल से थोड़ा सा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब तो होगा, तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, डी पार्ट इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो भैया 8th पे चलते हैं। 8th क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन हैज हेल्प्ड in setting up of various types of technology oriented industry। yes, so true, बिल्कुल सही बात है। देखो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था मॉडर्नाइजेशन का, तभी तो हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री सेटअप करी। मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द पॉजिटिव चेंज इन सोशल आउटलुक। बिल्कुल सही है, मॉडर्नाइजेशन को अगर डिफाइन करने के लिए आएगा तो आपको दोनों चीजें लिखनी है, टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो और सोशल आउटलुक भी चेंज हो, तो ए आ जाएगा इसमें, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलो भैया आगे चलते हैं। Assertion reason, every year government fixes a target for disinvestment of public sector enterprises. Yes, this is true, because disinvestment is an excellent tool for discarding the loss incurring public sector enterprises। क्या disinvestment एक बहुत ही excellent tool है? देखो है लेकिन उसका पर्पस ये नहीं है ना, तो हम लोग ये बोलेंगे कि भैया ठीक है, एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्स करता है एक टारगेट, सही है, लेकिन उसका मकसद, रीजन क्या ये होता है, बिकॉज डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस इनकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो हम इसका क्या आंसर देंगे, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ठीक है यार, दोनों सही है लेकिन उसका कोई लिंक नहीं बैठ रहा, तो हम बोलेंगे यस, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है, Post 1991, India has become the favored outsourcing destination in the world। ये तो बात बिल्कुल सही है, इंडिया बन चुका है, because Indian labor has skilled labor force। बिल्कुल सही है, तो both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। Yes, 10th का हमारे पास A ऑप्शन बनेगा। चलो भैया जल्दी जल्दी से हम लोग चलते हैं 10th के बाद 11th पे। क्या लिखा हुआ है 11th में, द डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी was undertaken by the Indian government on 8th of November 2016। Yes, this is true। Demonetization has increased the popularity of e-wallets in India। Yes, बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये भी सही है, डीमोनेटाइजेशन से पॉपुलैरिटी ऑफ e-wallets तो बढ़ी ही है, और डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 का हुआ था, बिल्कुल सही है जी। तो हम बोलेंगे दोनों ही स्टेटमेंट्स, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सही है, परफेक्ट है, डन सर। चलो ये भी डन हो गया। इसके बाद क्या दिया है हमारे पास, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 पेव्ड द वे फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 रिलैक्स्ड द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्राइवेट सेक्टर। तो बिल्कुल सही है यार, दोनों ही बातें सही हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं 1991 के, उसने रास्ता बनाया किस चीज का, लिबरलाइजेशन का, करेक्ट है। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 ने जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट के प्राइवेट सेक्टर पे, वो सारे के सारे भी क्या कर दिए थे, रिड्यूस्ड कर दिए थे, है ना। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी इस केस में। 13th पे चलते हैं, क्या लिखा है 13th के अंदर, देखो, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्रीजेस द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। करेक्ट है, अगर हम हेल्थ पे फोकस करते हैं, हेल्थ पे खर्चा करते हैं, तो हमारी फिजिकल एबिलिटीज भी और मेंटल एबिलिटीज भी अच्छी होती है, मजबूत होती हैं। रीजन क्या है, बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड दीज कैन इजिली बी रिवर्स्ड। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है एंड दीज कैन इजिली बी रिवर्स्ड। क्या इनको आसानी से रिवर्स किया जा सकता है, तो यार देखो ऐसा नहीं है, आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता भैया, ये गलत हो गया।
लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन रिवर्स थोड़ी ना किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, लंबा चलेगा भाई। सही है, तो हम क्या बोलेंगे, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सही है जी, परफेक्ट है। चलो अगले पे चलते हैं, 14th पे चलते हैं। क्या लिखा है 14th पे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही है, ह्यूमन कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल का कॉन्सेप्ट है ये। स्टॉक इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी सही है, लेकिन उसका इससे कोई लिंक नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे सर, बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of A। ठीक है जी, परफेक्ट। यहां क्या लिखा है, इन डेवलपिंग कंट्रीज, फटाफट से पहले पेन यूज कर लेते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज बीन फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम। आगे क्या लिखा हुआ है, बिकॉज empirical evidence to prove that increase in human capital causes economic growth is rather nebulous। अब देखो, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों को हमें बस समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि भैया दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। बस अलग अलग स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और हमें जवाब देना है, फिर क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है। अब हम इन स्टेटमेंट्स को वन ऑन वन समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, आपस में मिलती नहीं है, अलग है। देखो, इन द डेवलपिंग कंट्रीज ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज बीन फास्टर। हाँ, ये बात सही है, जो डेवलपिंग नेशंस होती हैं उसमें जो ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है एज कंपेयर टू द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम। पर कैपिटा रियल इनकम होता है कि पर पर्सन कितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है, तो वो, हाँ ये बिल्कुल सही है, स्लो डाउन होता है। आगे लिखा हुआ है, द एम्पेरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रादर नेबुलस। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है, ये सिर्फ एक आइडिया है कि हाँ अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। इस चीज के ऊपर कोई फंडामेंटली बेस्ड ऑब्जर्वेशन या फंडामेंटली एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, यानी इस चीज पे कोई बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन भी नहीं हुआ। ये जनरली माना जाता है कि हाँ ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि ये थोड़ा सा एक नेबुलस टर्म है। नेबुलस का मतलब धुंधला है, क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। तो बात तो ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। बोथ द assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A। इस चीज का बच्चों खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई, अब आगे आ जाते हैं। क्या दिया है हमारे पास, स्टेटमेंट नंबर 1, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स टू ब्रिज अ गैप बिटवीन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप जाके सीखते हो तो आपने जो भी थ्योरी में सीखा है आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, तो गैप तो कम करता है। दूसरा क्या लिखा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉइज विद लेटेस्ट चेंजेस इन देयर वर्क फील्ड। ये भी बिल्कुल ठीक है, जब आपको ट्रेनिंग मिलती है तो नई चीजें सीखते हो, तो सी ही इसका ऑप्शन बनना चाहिए। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दिया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देन कन्वेंशनल फार्मिंग बिकॉज द प्रोड्यूस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज पेस्टिसाइड फ्री। अब देखो क्या लिखा है इसके अंदर, बड़े ध्यान से समझेंगे। लिख रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं कन्वेंशनल फार्मिंग से ज्यादा। तो देखो ऐसा है कि आजकल ट्रेंडिंग है, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग में कम लोग काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां ज्यादा हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे कम लोग काम कर रहे हैं और डिमांड काफी ज्यादा आ रही है, तो नई नई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, तो यस वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। आगे अगर हम बिकॉज लगाते हैं कि द प्रोड्यूस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज पेस्टिसाइड फ्री, तो हाँ ऐसा है, पेस्टिसाइड फ्री है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से लिंक तो कोई नहीं है ना, तो इसका ऑप्शन बी बनेगा। बोथ द assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A। चलो भैया नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया इज अ कोर एलिमेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। यस बिल्कुल सही, रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। देखो अब क्या लिख रहा है, बहुत सही जस्टिफिकेशन है। रूरल डेवलपमेंट जो है भारत में वो एक कोर एलिमेंट है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि 2/3 से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में ही आता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज एक्सपेंशन इन फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई, एक्सपेंशन आया, डाइवर्सिफिकेशन आया। दिस इज ट्रू बिकॉज द रूरल बैंकिंग हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज टू मीट देयर नीड्स। बिल्कुल सही है जी, यही कारण है जो नॉन फार्म और फार्म आउटपुट बढ़ा है उसका कारण यही है कि बैंकिंग ने बहुत सपोर्ट किया है, रूरल बैंकिंग ने बहुत हेल्प किया है। तो इसका आंसर ए बन जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो सर 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव एमर्ज्ड टू फिल द गैप इन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में जो गैप था, छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे पैसा नहीं मिलता था, क्या वो गैप फिल कर रहे हैं? यस, बिल्कुल सही है। नंबर 2, द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया इज नॉट ओनली इनएडिक्वेट बट ऑल्सो नॉट फुली इंटीग्रेटेड विद द रूरल सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये भी बिल्कुल ठीक है। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम जो है वो इनएडिक्वेट तो है ही है, उसके साथ प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड भी नहीं है, यानी हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक उसकी रीच भी नहीं है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलो भैया 21 पे चलते हैं। More proportion of female workforce is employed in the primary sector as compared to the proportion of male workforce। बहुत ध्यान से इसको आपने पढ़ना है, समझना है। वीडियो पॉज करके खुद से एक बार करके देखो, क्या ऐसी बात सही है कि फीमेल वर्कफोर्स का जो प्रोपोर्शन है एग्रीकल्चर में, प्राइमरी सेक्टर में, एज कंपेयर टू प्रोपोर्शन ऑफ मेल वर्कफोर्स वो ज्यादा है? कारण क्या है? बिकॉज male workforce get opportunities in both secondary and सर्विस सेक्टर्स। मेल वर्कफोर्स को दूसरे सेक्टर्स में, सेकेंडरी में, टर्शरी में भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन विमेन को वो अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। दैट इज़ द रीज़न कि रूरल एरियाज में अगर हम देखें तो फीमेल वर्कर्स का जो प्रोपोर्शन है वो किस में ज़्यादा है? एग्रीकल्चर में ज़्यादा है। तो दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो भाई आगे क्या लिखा हुआ है? अनएम्प्लॉयमेंट आर एंड पॉवर्टी आर इनसेपरेबल ट्विंस। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इनसेपरेबल ट्विंस है, बिल्कुल सही है, अलग अलग नहीं हो सकते। बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द सोशो इकोनॉमिक इविल्स। अनएम्प्लॉयमेंट रूट कॉज है सभी सोशो इकोनॉमिक इविल्स का। क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? तो अब देखो यार बेटा, ये तो ए पार्ट तो सही है, हाँ ठीक है कि अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इनसेपरेबल ट्विंस हैं, एक साथ साथ चलते हैं कि भैया बेरोजगारी होगी तो गरीबी भी होगी। लेकिन क्या हर सोशो इकोनॉमिक इविल का, हर सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण अनएम्प्लॉयमेंट है? तो ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। हाँ, अगर यहाँ पे ये ओवर पॉपुलेशन बोल रहा होता या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोल रहा होता तो हम बोल सकते थे कि यहाँ है। तो इस केस में बेटा जी ए ठीक है, आर गलत है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे चलते हैं फटाफट से 23, 24, 25 खत्म करते चलेंगे बस। अब यहां पे क्या है देखो फटाफट से क्या लिखा है। नंबर 1, ऑन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन द केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा यहाँ पे, वर्कर्स यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग। बिल्कुल सही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में खुद अपने ही रिसोर्सेज यूज करके खुद ही काम करना पड़ता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज। ये भी ट्रू है, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, दोनों में ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए पार्ट बन जाएगा। अगला क्या है जी? द यूज ऑफ CFCs इज बैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज CFC इज सपोज टू बी द मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन। करेक्ट, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बैन कैसे करा गया था? 2013 तक एक ट्रीटी साइन करी गई थी, ठीक है। उस ट्रीटी में बोला गया था कि भैया जितनी भी नेशन साइन कर रही हैं वो CFC को बिल्कुल बैन कर देंगी और 2013 तक खत्म कर देंगी। कौन सी ट्रीटी थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद है ना? मैंने आपको पढ़ाया है ये भी। बिकॉज CFC इज सपोज टू बी द मेन रीजन। यस, बिल्कुल सही है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छे तरीके से करके चलेंगे बच्चों, ठीक है। चले आगे चले, चलो भाई। अब यहां पे क्या दिया है देखेंगे, क्या लिखा है हमारे पास। इन इंडिया लैंड सफर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन। बिल्कुल सही है, बिकॉज इन इंडिया देयर आर एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू अवॉइड लैंड डिग्रेडेशन। नहीं यार,
हमारे पास बहुत अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं है। हाँ, ये सही है, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन मिलेगा कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, 25 का बन जाएगा सी। चलो अब आ जाते हैं 26 पे। एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। सही है। बायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड नॉन लिविंग एलिमेंट्स। नहीं सर नहीं, एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग, बायोटिक होते हैं लिविंग। तो ये ठीक है, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है, आ जाओ। द फर्टिलिटी रेट इज लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान। ट्रू है जी, बिल्कुल सही है। अगर हम तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा था, बिकॉज द वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना वाज सक्सेसफुल। क्योंकि जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी वो सक्सेसफुल रही है। तो हमारे पास अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सही बात है, वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल है। दिस इज द रीजन कि जो फर्टिलिटी रेट है वो काफी लो है। तो ये सही है जी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 27 गाइस, 28 क्वेश्चन रिपीट हो गया था, वो मैं पीछे करा चुका था। तो आप सीधा 29 पे आ जाओ। क्या लिखा है यहाँ पे, फटाफट से रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। फिर से करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है। इन 1958 द जीएलएफ कैंपेन, सबसे पहले डेट क्लिक कर लेना, 1958 ही था ना, हाँ, was initiated by Mao to modernize Chinese economy। सही है, स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। अंडर जीएलएफ कैंपेन पीपल वर एनकरेज टू स्टार्ट फार्मिंग इन देयर बैकयार्ड। बोलो भाई, क्या फार्मिंग बोला था उसने? इंडस्ट्री लगाने को बोला था। तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इसका आंसर बनेगा सी। ठीक है जी। चलो सर, अंतिम सवाल, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है हमारे पास, चेक करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। क्या है, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। गलत हो गया, दोनों ने ही प्रेशर में आके शुरू किए थे रिफॉर्म्स। और अगला क्या है, पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी एंड रीप्ड इट्स बेनिफिट यूजिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। नहीं भैया, पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्रमोशन का कोई फायदा नहीं उठा पाया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फेलियर रहा था पाकिस्तान के लिए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इसका आंसर बनेगा डी। आंसर्स मैं ऑलरेडी आपको सारे लिखवा चुका हूँ। 28 रिपीटेड था तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये मैंने आपको सारे मार्क करा दिए, तुम्हारे लिए यूजलेस है। हमने सारे क्वेश्चंस देखे बच्चों, स्टेटमेंट बेस्ड देखे, रीजन असर्शन देखे। आई होप आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी इनसे, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हुए होंगे। इतना रिवाइज करो। 9 बजे मिलते हैं कुछ और 1 मार्कर्स के साथ। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और शायद आपके एग्जाम में भी परसों कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से ही आ जाए 2-4। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इंडियन इकोनॉमी को अब एंडिंग की तरफ लेके चल रहे हैं। कल इतनी ही शानदार तरीके से मैक्रो करेंगे और अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाएंगे। ऑल राइट, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, खूब अच्छे से मेहनत करो। मिलता हूं मैं आपको थोड़ी देर में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, सी या, बाय बाय।